हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल परीक्षा प्रकाश पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो को आप सब लास्ट तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं वर्ण समूह, वर्णमाला, अक्षर और वर्ण। अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगर अक्षर की बात करें तो यह भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिससे शब्द अथवा वाक्यांश का निर्माण होता है, तो वह अक्षर कहलाता है। और हमारे प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा वर्णमाला, क्योंकि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्णमाला की बात करें तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप होता है। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आइए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं अ, प, च, ट, ज, आ, ई और ई। तो अगर हम अ, प की बात करें तो यह हमारा पुल्लिंग है। च, ट की बात करें तो यह भी हमारा पुल्लिंग है। ज, आ की बात करें तो यह भी हमारा पुल्लिंग है। लेकिन अगर ई और ई की बात करें तो यह हमारा स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग अगर वर्णों की बात करें तो उसमें ई, बड़ी ई और री वर्ण आते हैं। यही तीन वर्ण है वर्णमाला में जो हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी इनके अलावा जितने सारे वर्ण हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं। आइए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। लुंठित ध्वनि है ड़, ध, ल और र। अगर इसमें हम ड़ा की बात करें तो ड़ा हमारे टा वर्ग का व्यंजन है। इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। यह एक अल्प प्राण व्यंजन है, और इसके साथ साथ यह एक सघोष व्यंजन भी है। अगर हम धा की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। यह भी एक सघोष व्यंजन है, और यह महाप्राण व्यंजन है। अगर हम ला की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। इसके साथ साथ यह एक अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और वह चार वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन है। इसके साथ साथ ला सघोष वर्ण है, ला अल्प प्राण वर्ण है, और ला को हम पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। ला को पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। अब हमारा जो सही आंसर है वह हो जाएगा रा, क्योंकि रा एक लुंठित ध्वनि है। अगर हम बात करें लुंठित की तो लुंठित शब्द का जो अर्थ होता है वह है जीभ का आगे से मुड़ना। और अगर हम बात करें पार्श्विक शब्द की तो पार्श्विक शब्द का अर्थ होता है जीभ के अगल बगल का भाग। तो आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर ए, ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं कंठ तालव्य, दंतोष्ठ, ओष्ठ और कंठोष्ठ। अगर हम बात करें दंतोष्ठ की तो दंतोष्ठ में केवल एक वर्ण आता है, वह है वा। अगर ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में स्वर का जो वर्ण है वह है उ और ऊ, और इसके साथ पा वर्ग के वर्णों का उच्चारण जो होता है वह ओष्ठ से होता है। अगर कंठोष्ठ की बात करें तो कंठोष्ठ से केवल स्वर के दो वर्णों ओ और औ का उच्चारण होता है। अब हमारा सही आंसर जो है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य, क्योंकि ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ तालव्य होता है। अगर हम मूल उच्चारण स्थान की बात करें तो मूल उच्चारण स्थान की संख्या कुल 5 होती है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? इसमें घोष बताना है कि कौन सा वर्ण घोष है। इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं ग, च, ख और क। यह प्रश्न स्टेनो 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। अगर हम बात करें इसमें का की, क एक कंठ वर्ण है। इसके साथ साथ यह अघोष है। अब अगर हम बात करें अघोष की तो क, च, ट, त और प वर्ग के जो पहले और दूसरे वर्ण होते हैं यह अघोष होते हैं, और तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण जो हैं वो सघोष होते हैं। का अघोष है। उसके साथ साथ यह अल्प प्राण वर्ण है।
अब हम बात करें अगर अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वह अल्प प्राण होता है, और यह स्पर्श व्यंजन भी है, क्योंकि का से लेकर के मा वर्ण तक के सभी जो वर्ण हैं वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें खा की, ख का स्थान भी कंठ होता है, यह भी एक अघोष वर्ण है, यह महाप्राण व्यंजन है, और यह भी एक स्पर्श व्यंजन है। बात करें चा की, तो इसका उच्चारण स्थान ताल होता है। चा भी एक अघोष वर्ण है, क्योंकि यह पहला ही वर्ण है। चा भी अल्प प्राण है, क्योंकि यह भी पहला वर्ण है। अब अगर हम बात करें चा की, तो चा क्या पूरे चा वर्ग के जो सभी वर्ण होते हैं वह स्पर्श संघर्षी भी कहलाते हैं। तो चा वर्ग का जो सभी व्यंजन है चा वर्ग के, वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। और इसमें हमारा जो सही आंसर है वह सही आंसर हो जाएगा हमारा गा, क्योंकि जो गा है यह एक घोष वर्ण है, घोष यानी सघोष वर्ण है, क्योंकि गा तीसरा वर्ण है और तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण प्रत्येक वर्ग के सघोष होते हैं। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। छ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बनता है? अब हम बात करें अगर का सा की, तो ये गलत है, इससे नहीं बनता है। अगर बात करें क और दंत सा की, तो इससे भी नहीं बनता है। अगर बात करें क और ख की, तो इससे भी नहीं बनता है। इसमें हमारा सही आंसर है वह हो जाएगा क और मूर्धन्य सा, इससे मिलकर के हमारा छ वर्ण बनता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है अर्ध विवृत स्वर है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं आ, ए और उ। अगर हम बात करें अर्ध विवृत स्वर की, तो मुखाकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिसमें आता है संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत स्वर। तो ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं। अगर हम बात करें अर्ध विवृत स्वर की, तो इसमें कुल 4 वर्ण आते हैं, जिसमें गत वाला आ, उसके बाद ए और औ। ये 4 वर्ण अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें कि अर्ध विवृत स्वर क्या होता है, तो जिसमें विवृत से कम और अर्ध संवृत से मुंह अधिक खुलता है, इसमें हमारा जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए। अगर हम बात करें आ की, तो अ विवृत वर्ण है। अगर हम बात करें ए की, तो ए अर्ध संवृत वर्ण है। और अगर हम बात करें उ की, तो यह भी एक संवृत वर्ण है। तो आइए चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ह का उच्चारण स्थान है, हमारे ऑप्शंस हैं कंठ, ओष्ठ, ताल और दंत। अगर हम बात करें कंठ की, तो हा का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। तो हमारा जो सही आंसर है वह हो जाएगा कंठ। अगर हम हा की बात करें, तो हा एक ऊष्म व्यंजन है, हा सघोष व्यंजन है, जबकि जो शेष ऊष्म व्यंजन है वह अघोष व्यंजन होता है। अगर हा की बात करें, तो हा महाप्राण व्यंजन भी है। हा को काकल्य वर्ण अथवा स्वरयंत्र मुखी वर्ण भी कहते हैं। अगर हम बात करें ओष्ठ की, तो ओष्ठ से हमारे उ, बड़ा उ और जो पा वर्ग है, पा वर्ग के वर्ण का उच्चारण होता है। अगर हम बात करें तालु की, तो तालु से ई और ई तथा चा वर्ग और उसके साथ य और सा का उच्चारण स्थान होता है। अगर हम बात करें दंत की, तो दंत से ता वर्ग और ल तथा सा का उच्चारण स्थान होता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं 6, 3, 4 और 2। तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, तो इसके लिए जो सही आंसर है वह हो जाएगा 3 प्रकार की। अब कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो वह होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर हम इसको याद करने की बात करें, तो मध्य स्वर में केवल और केवल अ या छोटा अ जिसको हम कहते हैं एक ही वर्ण आता है। अब इसके आगे जो अग्र स्वर होता है उसमें ई और ई तथा ए और ऐ वर्ण आते हैं।
और स्पष्ट स्वर की अगर हम बात करें तो अ की तरह से बनने वाले जितने स्वर होते हैं, जैसे कि आ यानी बड़ा आ, आगत वाला आ, उ, ओ और औ, ये सारे के सारे वर्ण स्पष्ट स्वर में आते हैं। अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं ठ, घ, ग और ख। अगर हम बात करें अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। अगर अल्प प्राण व्यंजन जो है वह प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो अगर हम ठा की बात करें तो यह दूसरा वर्ण है, तो इसलिए यह नहीं होगा। अगर हम बात करें घा की, तो यह भी चौथा वर्ण है, तो यह भी नहीं होगा। अगर हम बात करें गा की, तो यह तीसरा वर्ण है, और इसीलिए हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा गा। और अगर हम बात करें खा की, तो यह भी दूसरा वर्ण होता है, इसलिए यह भी हमारा नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? गा। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं ए, औ, ई और आ। अगर हम बात करें कंठ तालव्य की, तो आपको पता है कंठ तालव्य से स्वरों का उच्चारण होता है, और इसके लिए अगर हम अपने सही आंसर को देखें तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वह हो जाएगा ए, क्योंकि कंठ तालव्य से ए और ऐ का उच्चारण होता है। अगर हम बात करें औ की, तो औ का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। बात करें ई की, तो ई का जो उच्चारण होता है वह तालु से होता है। और हम बात करें आ की, तो आ का उच्चारण जो होता है वह कंठ से होता है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य स्वर कहते हैं। इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं अ, ई, उ और ई। अगर इसमें देखें अपने सही आंसर को, तो हमारा जो सही आंसर है इसमें हो जाएगा अ। आ को हम मध्य स्वर कहते हैं। अगर हम बात करें ई की, तो ई हमारा अग्र स्वर होता है। अगर हम बात करें छोटी ई की, तो यह भी हमारा अग्र स्वर होता है। और हम बात करें अगर ऊ की, तो यह हमारा पश्च स्वर होता है। अगर हम पश्च स्वर की बात करें, जो अ की तरह से बनने वाले सभी स्वर होते हैं, जैसे कि आ, आगत वाला आ, उ, ओ और औ, ये सारे जो स्वर होते हैं वह पश्च स्वर होते हैं। मध्य स्वर में तो केवल एक स्वर आता है, वह है अ, और अग्र स्वर में ई, ए और ऐ आता है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं य, व, ई, उ, री और मूर्धन्य सा, री और री। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह हो जाएगा या और वा। या और वा को हम अर्ध स्वर कहते हैं, और या और वा को संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शंस हैं उत्क्षिप्त, अनुनासिक, महाप्राण और अल्प प्राण। अगर इसमें अपने बात करें हम सही आंसर की, तो जो हमारा सही आंसर है वह हो जाएगा महाप्राण। जो प्रत्येक का दूसरा और चौथा वर्ण होता है वह महाप्राण वर्ण कहलाता है। अगर हम बात करें अल्प प्राण की, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वह अल्प प्राण होता है। बात करें अगर हम उत्क्षिप्त की, तो उत्क्षिप्त ड़ और ढ़ जिसके नीचे बिंदी होती हैं, ये दो वर्ण उत्क्षिप्त कहलाते हैं। इन्हें हम द्विगुण व्यंजन अथवा ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। अगर हम बात करें द्विगुण व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है, तो इनमें दो भाषाओं हिंदी और फारसी के गुण पाए जाने के कारण इन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। हम बात करें अनुनासिक की, तो इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जिसका चिन्ह इस तरह का होता है, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसका प्रयोग जो है वो प्रायः तद्भव शब्दों के साथ किया जाता है। तद्भव शब्द जैसे मुंह, आंख, चांद, ऐसे शब्दों में जो हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। अगर हम बात करें उच्चारण की, तो मुख और नाक की सहायता से इसका उच्चारण होता है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कंठ वर्ण है। इसके लिए हमारा
ऑप्शन है अ, ह और विसर्ग। दूसरा ऑप्शन है ई, य और तालव्य सा। तीसरा ऑप्शन है लरी, स और ल। और चौथा ऑप्शन है री, ए और व। अगर हम इसमें बात करें अपने सही आंसर की, तो हमारा जो सही आंसर वह हो जाएगा अ, ह और विसर्ग। जो इसका उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है। अगर हम बात करें ई, या और सा की, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वह तालु है। अगर हम बात करें री, स और ल की, तो जो इसका उच्चारण स्थान है वह दंत होता है। अगर हम बात करें री की, तो जो री का उच्चारण स्थान होता है वह मूर्धन्य होता है। हम बात करें अगर ए की, तो ए का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ तालव्य होता है। और अगर हम बात करें वा की, तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं 15, 30, 31 और 29। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी या ऑप्शन थर्ड 31। अगर हम बात करें कैसे होते हैं 31, तो आपको पता है कि जो सभी स्वर होते हैं, यानी जो 11 स्वर हैं, यह क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो 11 स्वर हो गए। अब प्रत्येक वर्ग का जो कि पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण होता है, वह भी क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो प्रत्येक वर्ग के जो 3 वर्ण हैं, यानी 5 वर्ग के 3 वर्ण, यानी 15 वर्ण जो हैं वह अल्प प्राण होते हैं। उसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, ला और वा के जो 4 वर्ण हैं वह हो गए अल्प प्राण। और इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि द्विगुण व्यंजन में जो 2 वर्ण आते हैं, रा और ढा, तो उसमें जो रा होता है, यानी ये वाला वर्ण, ये क्या होता है? यह भी अल्प प्राण होता है। तो एक वर्ण वो हो गया। तो इसमें अगर हम अपने कुल वर्णों को ऐड कर लें, तो ये कितने हो जाते हैं? ये हमारे हो जाते हैं टोटल 31 वर्ण। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर वो हो जाएगा 31 वर्ण। आइए अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब हम बात करें अगर, झा का उच्चारण तालु से होता है, खा का उच्चारण कंठ से, ट का उच्चारण दंत से और प का उच्चारण ओष्ठ से। तो आपको पता है कि जो झ है वह च वर्ग का व्यंजन है और च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह तालु से होता है। तो इसलिए यह ऑप्शन हमारा जो होगा यह सही है। ख का उच्चारण कंठ से, तो आपको पता है ख जो है वह भी क वर्ग का व्यंजन है और क वर्ग के व्यंजन का जो उच्चारण होता है वह कंठ से होता है। तो इसलिए हमारे ये दोनों जो ऑप्शन है वो दोनों सही हैं अभी तक। क्योंकि हमारे प्रश्न में पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हम देखते हैं अपना अगला ऑप्शन, ट का उच्चारण दंत से। अब हम बात करेंगे ट का, तो जो ट वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण दंत से ना होकर के मूर्धा से होता है। बात करें तो किससे होता है? मूर्धा से होता है। तो इसीलिए यह हमारा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टा वर्ग का उच्चारण दंत से ना होकर के मूर्धा से होता है। अगर हम बात करें दंत से, तो दंत से टा वर्ग का उच्चारण होता है। अब हम बात करें पा का वर्ग का उच्चारण जो स्थान है वह ओष्ठ से होता है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। आप शब्द इसमें बताना है, इसमें वर्ण नहीं है। तो आपको देखकर बताना है कि किस शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके लिए जो हमारे ऑप्शंस हैं आप देख रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन हुआ है खींच, दूसरा है झूठ, तीसरा है घाघ और चौथा है जोगन। प्रश्न यूपीपीएससी 2022 में पूछा गया है। अगर हम बात करें महाप्राण व्यंजन की, तो जो महाप्राण व्यंजन होते हैं वह प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा खींच। अगर हम इसमें देखें तो जो हमारा खा है यह दूसरा वर्ण है अपने वर्ग का, का वर्ग का। तो दूसरा वर्ण चूंकि महाप्राण ही होता है, तो इसलिए इसमें महाप्राण व्यंजन का प्रयोग हुआ है। अगर हम देखें अपना अगला ऑप्शन झूठ, तो जो झूठ में झ है यह चौथा वर्ण है। जो ठ है यह दूसरा वर्ण है और दोनों वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण हैं।
तो इसलिए इसमें भी महाप्राण व्यंजन का प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की घाघ, तो घाघ में जो घ है वह भी चौथा वर्ण है और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण होता है, तो इसलिए यह भी, इसमें भी महाप्राण व्यंजन का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करें अपने लास्ट ऑप्शन की जोगन की, तो इसमें जो जा, ग और ना ये तीनों वर्ण हैं, यह अल्प प्राण व्यंजन है। जैसे कि जा और गा तीसरे वर्ण हैं और ना पांचवा वर्ण है। आपको पता है कि अल्प प्राण व्यंजन में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, तो इसलिए हमारा जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जोगन। आइए अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो अगर हम बात करें ह्रस्व स्वर की, तो री भी हमारा ह्रस्व स्वर है, ऊ भी हमारा ह्रस्व स्वर है और ई भी हमारा ह्रस्व स्वर है। अब हम बात करें उच्चारण की, तो जो ई का उच्चारण स्थान है वह ताल होता है। अगर ऊ के उच्चारण स्थान की बात करें तो यह ओष्ठ से होता है, तो इसमें हमारा जो सही आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट री, क्योंकि इसका री का जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धन्य होता है। तो आइए अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। हमारे ऑप्शन हैं उत्क्षिप्त, पार्श्विक, प्रकंपित या संघर्षहीन। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह हो जाएगा पार्श्विक, क्योंकि जो ला होता है वह पार्श्विक वर्ण होता है। अगर हम बात करें उत्क्षिप्त वर्ण की, तो हमने पहले ही बात की है कि ड़ा और उढ़ा ये जो दो वर्ण होते हैं यह उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, जिन्हें हम द्विगुण अथवा ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी और फारसी दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अगर हम बात करें प्रकंपित की, प्रकंपित में हमारा जो र है वह हो जाएगा। और अगर हम बात करें संघर्षहीन की, तो यह या और वा जो वर्ण है इन्हें हम संघर्षहीन वर्ण कहते हैं, इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। आइए अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और यह आपका होमवर्क है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण ताल से होता है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं ट, ग, ज और म। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।